साल 2008 साइबेरिया के दूर दराज इलाके में डेनिसोवा नामी गार के अंदर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई कर रहे थे। अचानक उन्हें मिट्टी के अंदर से एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा मिला। तहकीक से मालूम पड़ा कि ये इंसानी हाथ की सबसे छोटी उंगली की हड्डी थी। जब उन्होंने इस हड्डी को बाहर निकाला और इस पर रिसर्च शुरू की तो पहले लगा कि शायद ये 40,000 साल पहले बसने वाले निएंडरथल की हड्डी है, पर डीएनए और जेनेटिक्स टेस्ट करने पर जो मालूम पड़ा उसने सबके होश ही उड़ा दिए। ये डीएनए ना तो किसी निएंडरथल का था और ना ही हमारे जैसे होमो सेपियंस का। ये एक बिल्कुल ही नई किस्म के इंसान का डीएनए था जिसे इस दिन से पहले दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। जिम टीवी में आपका स्वागत है। नाज़रीन, ये छोटी सी हड्डी दरअसल एक जवान लड़की की थी जो आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इस जमीन पर जिंदा थी। और क्योंकि ये डेनिसोवा की गार से मिली थी इसीलिए इस नस्ल को डेनिसोवंस का नाम दिया गया। जैसे ही ये खबर दुनिया के सामने आई तो साइंस की दुनिया में एक भूचाल सा मच गया, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो फैमिली ट्री हमने बनाया हुआ था जिसके मुताबिक हम इंसान यानी होमो सेपियंस हैं और हमसे पहले निएंडरथल्स, वो पूरा का पूरा ट्री ही हिल गया। इस डिस्कवरी ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में एक तीसरी किस्म का इंसान भी था जो हमारे साथ इस जमीन पर चल फिर रहा था। और सबसे हैरानकुन बात ये थी कि ये डेनिसोवंस कोई छोटे मोटे या कमजोर लोग नहीं थे। उनके अंदर ऐसी सलाहियतें थीं जो आज के इंसान के पास भी नहीं है। लेकिन इतनी ताकतवर और एडवांस्ड नस्ल होने के बावजूद हमारी हिस्ट्री बुक्स में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बेशक डेनिसोवंस आज जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनका डीएनए आज भी दुनिया के कई जिंदा इंसानों में मौजूद है। साइंटिस्ट ने गार से मिलने वाली हड्डी के डीएनए को जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों के डीएनए के साथ मैच किया तो पता चला कि आज भी तिब्बत, मंगोलिया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के खून में डेनिसोवंस का 5% डीएनए मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी दौर में ये गायब शुदा नस्ल और हमारे एंसेस्टर्स आपस में मिले थे और उन्होंने साथ मिलकर नस्लें आगे बढ़ाई। पर यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। निएंडरथल्स जो कि हमारे दूसरे कजन्स थे, दुनिया भर में उनके ढेरों ढांचे और फॉसिल्स मिल चुके हैं, लेकिन इन डेनिसोवंस का क्या? इनके वजूद के सबूत के तौर पर हमारे पास सिर्फ एक छोटी उंगली की हड्डी, कुछ दांत, तिब्बत के पहाड़ों से मिला एक जबड़ा और चाइना से मिली एक खोपड़ी है। बस इतना ही। साइंटिस्ट परेशान हैं कि एक ऐसी ताकतवर नस्ल जिसने अपने डीएनए के निशानात आज के इंसानों तक छोड़े हुए हैं, होना तो ये चाहिए कि उनके बहुत सारे ढांचे या फॉसिल्स मिलने चाहिए थे, पर ऐसा क्यों नहीं है? 2010 में डेनिसोवंस की खबर आम हुई तो इंसानी तारीख की बुनियादें हिल गई, क्योंकि पहले कहानी बिल्कुल सीधी थी कि इंसान अफ्रीका में पैदा हुए और वहाँ से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट हुए। निएंडरथल्स यूरोप में रहते थे और कभी कभी इनका होमो सेपियंस यानी इंसानों से टकराव होता था। लेकिन डेनिसोवंस की आमद ने इस साफ सुथरी कहानी को उलझा कर रख दिया है। साइबेरिया की उस गार से मिलने वाले डीएनए ने साबित किया कि ये सिर्फ एक आम छोटी सी आबादी नहीं थी। जब तिब्बत और चाइना जैसे अलग अलग इलाकों में उनके मजीद फॉसिल्स मिले तो ये बात वाजे हो गई कि डेनिसोवंस का राज पूरे एशिया पर फैला हुआ था। उन्होंने न सिर्फ वहाँ आबादियां बनाई बल्कि वहाँ के लोगों के इम्यून सिस्टम, उनके जिस्म और उनके दिमाग तक को शेप किया। लेकिन फॉसिल्स का इतना कम होना आज भी एक सबसे बड़ा राज है। अब एक्सपर्ट्स ने इनके मिलने वाले बॉडी पार्ट्स को साइंटिफिक अंदाज में देखना शुरू किया तो इनकी शक्ल सूरत का अंदाजा लगाना काफी हद तक आसान हो गया। पहले तो लग रहा था कि शायद डेनिसोवंस हम इंसानों जैसे ही दिखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। चाइना से मिलने वाली खोपड़ी, जिसे ड्रैगन मैन का नाम दिया गया, इस खोपड़ी का साइज काफी बड़ा और इंसानों के मुकाबले में एबनॉर्मल लग रहा था। इसी तरह तिब्बत से मिलने वाले जबड़े को देखा जाए तो उसकी मोटाई आज के आम इंसान के जबड़े से दुगनी है। उनके दांत इतने बड़े थे कि उन्हें देखकर लगता है जैसे ये किसी और ही दुनिया के जानवर के हों। सबसे हैरान करने वाली बात इनके दिमाग का साइज था। साइंटिस्ट के मुताबिक डेनिसोवंस की खोपड़ी में दिमाग रखने की जगह हमारे मुकाबले में तकरीबन 20% ज्यादा थी।
یہ صرف سائز کا بڑا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ ان کا دماغ کسی اور ہی ایڈوانس طریقے سے کام کرتا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینیسوونز عام انسان نہیں بلکہ وہ سپر ہیومنز تھے جسے وقت کے ساتھ بلا دیا گیا؟ یہ بات سچ ہے کہ دماغ کا بڑا ہونا ہمیشہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ وہ مخلوق زیادہ عقل مند ہوگی، لیکن جب ہم ڈینیسوونز کے ڈی این اے کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ایک الگ ہی کہانی ملتی ہے۔ ان کے ڈی این اے میں کچھ ایسے نیورل پاتھ ویز اور جینز ملے ہیں جو دماغ کی ڈیولپمنٹ کو مختلف انداز میں کنٹرول کرتی ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی یادداشت یعنی میموری پروسیسنگ ہم سے کہیں زیادہ تھی، اور وہ کمپلیکس پیٹرنز کو ہم سے بہتر انداز میں سمجھ سکتے تھے۔ یہ واقعی سائنس کا ایک حیرت انگیز انکشاف ہے کہ ہمارے دماغ اور جسم کی صلاحیتیں صرف ہماری اپنی نہیں ہیں۔ جب عام انسان 10,000 فیٹ کی بلندی پر آکسیجن کی کمی سے اسٹرگل کرتا ہے، وہیں تبت کے لوگ 14,000 فیٹ پر آسانی سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس کا راز ان کے ڈی این اے میں موجود EPAS1 جین میں چھپا ہے، جو ان کے خون کو پتلی ہوا سے آکسیجن جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جین ہومو سیپینس کا اپنا نہیں، بلکہ یہ ہمیں ڈینیسوون سے وراثت میں ملا ہے، کیونکہ غار سے ملنے والی ہڈیوں کے ڈی این اے میں بھی EPAS1 جین پائی گئی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ہمارے اینسسٹرز میدانوں میں تھے، ڈینیسوونز نے ان ایکسٹریم بلندیوں اور برفیلے پہاڑوں پر رہتے ہوئے اپنی جینیٹکس کو ڈھال لیا تھا۔ آج انہی کے ڈی این اے کی بدولت تبت کے لوگ مشکل حالات میں جینے کی مہارت رکھتے ہیں۔ صرف آکسیجن ہی نہیں، ڈینیسوونز نے آنے والی نسلوں کو ایک اور بہت بڑا تحفہ بھی دیا، اور وہ تھا بہترین امیون سسٹم، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت۔ جب پرانے وقتوں میں انسان نئی بیماریوں اور وباؤں سے مر رہے تھے، ڈینیسوونز ان وباؤں کے بیچ آرام سے چل پھر رہے تھے، جیسے انہیں کوئی عام سا نزلہ زکام ہو۔ ان کی جین میں بیماریوں سے لڑنے کی ایسی شیلڈ تھی جو انہوں نے بعد میں اوشیانیا اور ایشیا کے مقامی لوگوں کو دی۔ ان کی امیونٹی اتنی طاقتور تھی کہ کچھ ریسرچرز تو یہاں تک مانتے ہیں کہ ان کی سیلولر ڈیگریڈیشن یعنی ان کے بوڑھے ہونے کا عمل بھی ہم سے کہیں زیادہ سلو تھا۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو ڈینیسوونز عام انسانوں کی نسبت زیادہ لمبے عرصے تک جیتے تھے، جلدی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور دماغی طور پر آخر تک چست رہتے تھے۔ اگر آپ ان سب خوبیوں کو ملا لیں، طاقتور جسم، بڑے دماغ، پہاڑوں پر جینے کی طاقت، بیماریوں سے بچنے کا طاقتور امیون سسٹم اور لمبی زندگی، تو یہ انسان کی کسی ایڈوانسڈ اور اپ گریڈڈ فارم کا خاکہ بنتا ہے، یعنی واقعی میں ایک سپر سویلائزیشن۔ جہاں ڈینیسوونز کی دریافت نے ہیومن ہسٹری کے بارے میں ہماری سوچ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہیں ان کے رہن سہن اور ٹولز بنانے کی صلاحیتوں نے بھی ہمیں ایک بڑا دھچکا دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت 2008 میں سائبیریا کی ڈینیسووا کیو سے ملنے والا ایک سبز رنگ کا کنگن ہے، جسے کلوریٹولائٹ بریسلیٹ کہتے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ کسی ملکہ کا نیا زیور لگتا ہے، مگر جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 50 سے 70 ہزار سال پرانا ہے۔ اس بریسلیٹ کی سب سے حیرت انگیز بات اس کی چمک نہیں، بلکہ اس میں موجود ایک پرفیکٹلی گول سوراخ تھا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اتنی نفیس پالش اور بالکل سیدھا سوراخ اس زمانے میں ہائی اسپیڈ روٹری ڈرلنگ کے بغیر ناممکن تھا۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جو ہم ماڈرن انسانوں نے ہزاروں سالوں بعد دریافت کی۔ اسٹون ایج میں ایسی انجینئرنگ دیکھ کر سائنٹسٹ دنگ رہ گئے۔ ایک ماہر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پرانے ایجپٹ کے پیرامڈ سے نیا آئی فون مل جائے۔ یہ دریافت ثابت کرتی ہے کہ ڈینیسوونز نہ صرف مضبوط جسم اور خاص ڈی این اے کے مالک تھے، بلکہ ان کی ذہنی اور ٹیکنیکل ترقی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2016 میں اسی غار سے 50,000 سال پرانی ہڈی سے بنی ایک 7 سینٹی میٹر لمبی سوئی بھی ملی، جس میں حیرت انگیز طور پر دھاگا ڈالنے کے لیے باقاعدہ سوراخ موجود تھا۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی سوئی ہے، جو ثابت کرتی ہے کہ جب ہمارے اینسسٹرز صرف جانوروں کی کھالیں لپیٹ رہے تھے، ڈینیسوونز ناپ تول کر کپڑے سیتے تھے۔ ایک نکے دار سوئی بنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا دماغ پلاننگ، سیمیٹری اور نفاست کو سمجھتا تھا۔
उन्होंने शुतुरमुर्ग के अंडों से खूबसूरत मोती भी बनाए और पत्थरों पर कई सिंबॉलिक आर्ट नमूने भी छोड़े। सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीधा सीधा इस बात का इशारा देता है कि उनके पास एक पुख्ता ज़बान और गुफ्तगू का बेहतरीन निज़ाम मौजूद था, जो उनके दिमाग के हायर ऑर्डर थिंकिंग को जाहिर करता है। इन डिस्कवरीज ने उन्हें महज गारों में रहने वाले अनपढ़ साबित करने के बजाय एक इंतहाई ज़हीन और हुनरमंद नस्ल के तौर पर पेश किया है। अगर आपको इन छोटी छोटी चीजों ने हैरान नहीं किया तो अब तैयार हो जाइए कुछ बहुत ही बड़ा सुनने के लिए। आइए चलते हैं एशिया के उन पहाड़ी इलाकों में जहां ऐसे राज दफन हैं जिन्हें आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साइबेरिया के घने जंगलों के बीच एक जगह है जिसे माउंट शोरिया कहा जाता है। यहाँ आपको जमीन पर इतने बड़े और भारी पत्थर के ब्लॉक्स मिलेंगे जिन्हें अगर आज के दौर की सबसे आला और जदीद क्रेन्स भी उठाना चाहें तो वो भी हार मान जाएंगी। इनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन 3000 टन से भी ज्यादा है। इन ब्लॉक्स की एजेस पर गौर किया जाए तो ऐसा मालूम होता है जैसे इन्हें इंतहाई नफासत से काटा गया हो। इनके किनारे बिल्कुल स्ट्रेट और राइट एंगल्स पर कटे हुए हैं। मेन स्ट्रीम जियोलॉजी इसको अक्सर कुदरती अमल कहकर टाल देती है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हकीकत ये है कि ये जगह बिल्कुल उस इलाके के बीच में आती है जो डेनिसोवंस का असली घर था। इसी तरह मंगोलिया और पूरे सेंट्रल एशिया में हजारों परफेक्टली कटे हुए पत्थरों के स्लैब्स और अजीमो शान पत्थरों के घर दरियाफ्त हुए हैं, जिन्हें हम कुदरती कहकर आगे बढ़ जाते हैं। ये वहाँ मौजूद हैं जहाँ उस दौर के आम इंसानों के पास ना ही इतनी समझ थी और ना ही ऐसे टूल्स कि वो इतने भारी पत्थरों के पहाड़ काट कर आपस में एक खास तरतीब से जोड़ सकें। इन मेगालिथिक साइट्स की एक और हैरानकुन खासियत ये है कि ये आसमानी तारों और सूरज के साथ अलाइन किए गए हैं। मंगोलिया में मौजूद ये पत्थर साल के सबसे बड़े दिन यानी सोल्स्टिस के सनराइज और सनसेट के ऐन मुताबिक खड़े हैं या फिर किसी खास मकसद से खड़े किए गए हैं। वही तरीका जो हमें इजिप्ट के पिरामिड्स, स्टोनहेंज और मायन कैलेंडर्स में नजर आता है। तो जरा सोचिए, क्या इन बाद में आने वाली सिविलाइजेशंस ने ये सब कुछ अकेले सीख लिया या फिर ये डेनिसोवंस के बनाए हुए नक्शों पर चल रहे थे? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर डेनिसोवंस इतने ही एडवांस थे तो फिर उनकी नस्ल मिट कैसे गई? ऐसा क्यों है कि हमें उनके सिर्फ गिने चुने फॉसिल्स ही मिले हैं? यहाँ हैरानी की बात यह है कि 40,000 साल पहले तक जब डेनिसोवंस का आखिरी नोन जिस्म जिंदा था, टाइम लाइन को देखा जाए तो यही वो वक्त था जब होमो सेपियंस यानी इंसानों ने यूरेशिया में कदम रखा। तारीख गवाह है कि जब भी दो इंसानी नस्लें एक साथ एक टेरिटरी में आई हैं, उसके बाद सिर्फ एक ही बची है। हमारी नस्ल तादाद में बहुत ज्यादा थी, बहुत एग्रेसिव थी और हम जमजू थे। जेनेटिक्स हमें बताती है कि इन्होंने आपस में शादियां भी की और इंटरब्रीड भी किया, तभी तो उनका डीएनए आज भी बचा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद इनका वजूद खत्म क्यों हुआ? कुछ का मानना है कि ये एक प्री हिस्टोरिक जेनोसाइड था, यानी उस जमाने की सबसे बड़ी नस्ल कुशी जिसमें आम इंसानों ने तादाद और चालाकी के जरिए इस एडवांस नस्ल का असर दुनिया से मिटा दिया और उनकी कहानी दबा दी। लेकिन एक आखिरी थ्योरी जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो इस जेनोसाइड से हटकर है। ये थ्योरी कहती है कि डेनिसोवंस दुनिया के हालात और होमो सेपियंस की खून खराबी देखकर अपने आप को अलग कर गए। वो पहाड़ों की बुलंदियों और गहरी गारों में छुप गए, वही जगह जो उन्हें वैसे भी अच्छी लगती थी। और फिर तकरीबन 12,800 साल पहले जमीन पर एक बहुत बड़ी तबाही आई। साइंस इस दौर को यंगर ड्रायस इवेंट कहती है। आसमान से गिरते आग के गोले, टेम्परेचर का अचानक इंतहाई बढ़ जाना, बर्फ की चादर का पिघलना और ऐसे बड़े सैलाब आना जिन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा तबाह कर दिया। ये वही दौर है जिसे रिलीजियस स्टोरीज में नोहास फ्लड और कदीम कहानियों में दुनिया का रीसेट कहा गया है। शायद यही वो लम्हा था जब पहाड़ों में छुपी ये सुपर सिविलाइजेशन अपनी तमाम तरक्की, लाजवाल टूल्स और अनगिनत राजों के साथ हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गई। पीछे छोड़ गई तो सिर्फ एक छोटी सी उंगली की हड्डी जो आज हमें उनकी अजमत की कहानी सुना रही है।
اگر ایک پوری سپر سیولائزیشن واقعی میں تاریخ سے مٹ سکتی ہے تو سوچئے ہم نے اور کیا کھو دیا ہے۔ اور سب سے اہم سوال، ابھی اس زمین کے نیچے ایسے کتنے اور راز دفن ہیں جو باہر آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟